इंडिया में पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से हमने वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में एक और प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में हो। कारण होगा बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट में टेबल किया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट FCRA एक्ट 2026। In a latest development, US lawmakers have raised concern over proposed changes in Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). Inside the parliament, opposition parties holding a protest at Makkartwar, and later we saw ruckus in the parliament. आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के जवानों का प्रहार जारी है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी नक्सलियों का टॉप लीडर ढेर कर दिया गया है। ये हमला बंदूकों से नहीं बल्कि इनकी मासूमियत से खेलकर हो रहा है। दरअसल इंडिया में जो भी फॉरेन डोनेशंस आती हैं उसे इसी एक्ट से रेगुलेट किया जाता है। कई केसेस में ये देखा गया है कि इन डोनेशंस का यूज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के अलावा एंटी इंडिया या रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है। इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन डोनेशंस को ठीक से रेगुलेट किया जाए। दरअसल अप्रैल 2026 में इंडिया की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एक ऐसे फॉरेन फंडिंग नेटवर्क का खुलासा किया जो अमेरिका से इशू हुए डेबिट कार्ड के जरिए भारत के ट्राइबल इलाकों में रिलीजियस एक्टिविटीज को फंड कर रहा था। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच सिर्फ 6 महीनों में लगभग 95 करोड़ की रकम फॉरेन डेबिट कार्ड के थ्रू इंडिया के अलग अलग एटीएम से निकाली गई। इस पैसे का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे ट्राइबल प्रभावित राज्यों में क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ी एक्टिविटीज पर खर्च किया गया। इन्वेस्टिगेशन का फोकस खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतारी डिस्ट्रिक्ट पर था, जहां ईडी के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ रिलीजियस आउटरीच और इससे जुड़ी दूसरी एक्टिविटीज पर खर्च किए गए। इन एक्टिविटीज का संबंध द टिमोथी इनिशिएटिव TTI से जुड़े लोगों से था। ईडीआई को इस केस में मिली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से काफी सबूत मिले हैं। द टिमोथी इनिशिएटिव यानी TTI एक ग्लोबल क्रिश्चियन मिशनरी है जो दुनिया भर में नए चर्चेस एस्टेब्लिश करने और रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन करने का काम करती है। ईडी ऑफिशियल्स ने कहा कि TTI इंडिया में FCRA के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बावजूद इसने फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल ग्राउंड लेवल ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए किया। अब ईडी यह जांच कर रही है कि क्या इससे भारत के फॉरेन फंडिंग लॉज और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज का डायरेक्ट उल्लंघन हुआ है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात सामने आई कि अमेरिका के ट्रस्ट बैंक ने डेबिट कार्ड को इशू किया था। यह कार्ड एक फॉरेन नेशनल जोस बेल के बाद से बरामद हुए, जिसे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिया में एंट्री के दौरान डिटेन किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, क्योंकि फॉरेन डेबिट कार्ड के जरिए हो रही अनयूजुअल कैश विड्रॉल्स को कनेक्शन जोस बेल तक पहुंच गया था। इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास 24 फॉरेन डेबिट कार्ड बरामद हुए। ईडी इन्वेस्टिगेशन को शक था कि इन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भारत के अलग अलग एटीएम से सिस्टमैटिकली बड़े पैमाने पर कैश निकालने के लिए किया गया, ताकि फाइनेंशियल एजेंसीज की नजरों से बचा जा सके और फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को बाईपास किया जा सके। ईडी के मुताबिक निकाला गया पैसा बाद में लोकल ऑर्गेनाइजेशन और TTI से जुड़े लोगों तक पहुंचाया गया। अब ईडी ने इस पूरे फंडिंग नेटवर्क को नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी देखना शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि पैसा छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे उन राज्यों में खर्च किया हुआ जहां सरकार पहले से ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या नक्सल मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए बड़े लेवल पर ऑपरेशन चला रही है। इसे केस स्टडी से ये क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से फॉरेन फंडिंग का मिसयूज किया जाता है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में, और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इन फॉरेन डोनेशंस को क्लियरली रेगुलेट किया जाए। अब आगे इस वीडियो में हम डिटेल में FCRA को समझेंगे। 2026 के मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद फॉरेन फंडिंग को और ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और नेशनल इंटरेस्ट के अनुरूप बनाना है। वहीं कई एनजीओ, चर्च ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का मानना है कि प्रपोज चेंजेस से उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा। लेकिन इस डिबेट को समझने के लिए सिर्फ 2026 को बिल को देखना काफी नहीं होगा। इसकी कहानी लगभग 50 साल पुरानी है। 1970 के दशक में जब दुनिया कोल्ड वॉर के बीच खड़ी थी, तब भारत ने पहली बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का फैसला किया।
सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन फंडिंग आखिर होती क्या है। जब किसी फॉरेन सोर्स जैसे किसी फॉरेन कंपनी, चैरिटेबल फाउंडेशन, ट्रस्ट, एसोसिएशन या दूसरी एलिजिबल फॉरेन एंटिटी से किसी इंडियन एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन को पैसा या दूसरी अन्य नोटिफाइड कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसे एफसीआरए के फ्रेमवर्क के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इस फंडिंग का यूज एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, डिजास्टर रिलीफ, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट और कई दूसरे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। भारत में हजारों ऑर्गेनाइजेशन ने सालों तक फॉरेन फंडिंग के माध्यम से स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल चलाए, डिजास्टर रिलीफ के काम किए और कई सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए। इसलिए फॉरेन फंडिंग अपने आप में ना तो इलीगल है और ना ही अनयूजुअल। लेकिन जब पैसा किसी दूसरे देश से आता है तब एक नेचुरल पॉलिसी क्वेश्चन उठाता है, क्या पैसा सिर्फ डेवलपमेंट के लिए आता है या कभी कभी उसके साथ इन्फ्लुएंस का रिस्क भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि इन फॉरेन फंडिंग का यूज देश को डीस्टेबलाइज करने में, एक पर्टिकुलर नैरेटिव को सेट करने में, वहां के पॉलिटिकल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने में और रिलीजियस कन्वर्जन जैसी एक्टिविटीज में भी यूज होता है। और इसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली किया था। इस सवाल ने एफसीआरए जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that, Russia spent about $2 in our country. ऑफिशियल पर्पस भी इसी तरह डिफाइन किया गया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया जाए ताकि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ उसका मिसयूज ना हो और लेजिटिमेट चैरिटेबल एक्टिविटीज भी चलती रहें। इस बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के दौर में जाना होगा। 1970 का दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच आइडियोलॉजिकल राइवलरी का दौर था। दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा बन चुके थे। इस पीरियड में सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही मायने नहीं रखती थी, डिप्लोमेसी, मीडिया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियन, थिंक टैंक्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी का इन्फ्लुएंस का टूल के रूप में देखे जाते थे। भारत उस समय नॉन अलाइन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट देश था और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहता था। इसी जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इंडियन गवर्नमेंट को चिंता थी कि अगर फॉरेन फंडिंग बिना किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के आएगी तो कुछ सेक्टर्स में एक्सटर्नल इफेक्ट का रिस्क बढ़ सकता है। इसी सोच के साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लागू किया गया। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉरेन डोनेशंस को पूरी तरीके से रोकना नहीं था, बल्कि उन्हें रेगुलेट करना था, खासकर उन सेक्टर्स में जहां फॉरेन इन्फ्लुएंस को सेंसिटिव माना गया। एफसीआरए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सूट का रिजल्ट नहीं है। इस एक्ट का सफर अलग अलग गवर्नमेंट्स के दौरान जारी रहा। 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। समय के साथ सिविल सोसाइटी का साइज बढ़ा, फॉरेन फिलैंथ्रोपी का स्केल बढ़ा और कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट भी कॉम्प्लेक्स होती गई। इसीलिए 2010 में पुराने लॉ को रिप्लेस करके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लाया गया। इस नए फ्रेमवर्क में रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, एनुअल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस का डिटेल्ड प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए। सरकार का कहना था कि चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत थी। इसके बाद 2020 में भी अमेंडमेंट्स किए गए जिनका स्टेट ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाना था। इन अमेंडमेंट्स को लेकर काफी डिबेट हुई। सपोर्टर्स ने कहा कि इससे शेल ऑर्गेनाइजेशंस पर मिसयूज पर रोक लगेगी, जबकि क्रिटिक्स ने आर्गुमेंट दिया कि जेन्युइन एनजीओस के लिए कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ गया। अब 2026 का प्रपोज अमेंडमेंट बिल इसी रेगुलेटरी एवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर माना जा रहा है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। पिछले कई दशकों में भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है और इस फंडिंग ने एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च और ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही कुछ केसेस में एफसीआरए वायलेशंस, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशंस और कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट भी सामने आए, जिन्हें सरकार ने स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन की जरूरत के रूप में देखा। इसी वजह से एफसीआरए की डिबेट कभी सिर्फ लॉ की डिबेट नहीं रही, ये हमेशा से नेशनल सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेवलपमेंट से और सिविल सोसाइटी की इंडिपेंडेंस के बीच बैलेंस की डिबेट रही है।
इसी बैलेंस को समझने के लिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आगे जब हम 2026 अमेंडमेंट बिल की हर क्लॉज को देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि पार्लियामेंट में चल रही बहस सिर्फ एक बिल पर नहीं बल्कि इस सवाल पर है कि किसी डेमोक्रेसी में फॉरेन फंडिंग को कितनी फ्रीडम और कितनी रेगुलेशंस मिलनी चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर 2026 में फिर से FCRA में अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इंप्लीमेंटेशन के दौरान कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस सामने आए। कई ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुई, कई कैंसिल हुई और कई केसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बने एसेट के फ्यूचर को लेकर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस खड़े हुए। इसी बैकग्राउंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल का सबसे चर्चा में रहने वाला प्रपोजल यह है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, लैप्स हो जाए या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बने कुछ एसेट्स के मैनेजमेंट और डिस्पोजल के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि अगर किसी फॉरेन डोनर ने किसी पब्लिक पर्पस के लिए पैसा दिया था और उस पैसे से स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर या कोई और पब्लिक एसेट बनाए तो रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद उन एसेट का मिसयूज या प्राइवेट डाइवर्शन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से यह प्रपोजल ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन इसी प्रोविजन पर सबसे ज्यादा डिबेट भी देखने को मिल रही है। कई एनजीओज, लीगल एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि अगर स्टेट को फॉरेन फंडेड एसेट के मैनेजमेंट में ज्यादा पावर्स मिलती हैं तो इसे इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी का सामना कर सकती हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जवाब है कि FCRA का पर्पस कभी भी अनरिस्ट्रिक्टेड फॉरेन फंडिंग को अलाउ करना नहीं था, बल्कि रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन को इंश्योर करना था। 2026 के प्रपोज चेंजेस सिर्फ एस्थेटिक लिमिटेड नहीं है, रजिस्ट्रेशन और कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क को भी और स्पेसिफिक बनाने की बात की गई है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एरियाज और यूटिलाइजेशन डिटेल्स को क्लियरली डिफाइन करें ताकि मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग ज्यादा इफेक्टिव हो सके। गवर्नमेंट का मानना है कि डिजिटल कॉम्प्लायंस और डिजिटल डिस्क्लोजर से जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होगा और इररेगुलरिटीज को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। लेकिन कई एनजीओज का कहना है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन शायद इन एडिशनल कॉम्प्लायंसेस को आसानी से मैनेज कर सकें, लेकिन छोटी ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ सकती है। इसी वजह से डिबेट सिर्फ रेगुलेशंस की नहीं, प्रोपोर्शनल रेगुलेशंस की भी है। इस अमेंडमेंट के साथ रिलीजियस एक्टिविटीज को लेकर भी काफी डिस्कशन हुआ। कुछ प्रोविजंस और रूल्स के इंटरप्रिटेशन को लेकर चर्च ऑर्गेनाइजेशन और क्रिश्चियन बॉडीज ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। उनका कहना है कि नए फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल इंपैक्ट उनके चैरिटेबल और फेथ बेस्ड एक्टिविटीज पर पड़ सकता है। वहीं गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि लॉ का ऑब्जेक्टिव किसी रिलीजन को टारगेट करना नहीं, बल्कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के यूटिलाइजेशन को डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रखना है। अब सवाल उठता है कि अगर इंडिया फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट कर रहा है तो क्या ये दुनिया में कोई यूनिक मॉडल है? सरकार का जवाब है कि नहीं। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी फॉरेन इन्फ्लुएंस और ओवरसीज फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म मौजूद हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अमेरिका का फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा और इंडिया का FCRA एक जैसे लॉज नहीं है। फारा का प्राइमरी फोकस फॉरेन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर पॉलिटिकल लॉबिंग और रिप्रेजेंटेशंस के डिस्क्लोजर पर है, जबकि FCRA का फोकस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव और यूटिलाइजेशन करने को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर है। इसी तरह यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अपने अलग अलग लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए यह कहना सब कंट्रीज के लॉ बिल्कुल सेम है सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सही है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस और ओवरसीज फंडिंग को रेगुलेट करना सिर्फ भारत की पॉलिसी नहीं है। कई डेमोक्रेसीज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से इस एरिया को रेगुलेट करती है। इसी पॉइंट से इंटरनेशनल रिएक्शंस की डिबेट शुरू होती है। कई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, कई चर्च बॉडीज और कुछ फॉरेन लॉ मेकर्स ने प्रपोज अमेंडमेंट्स पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। उनका मानना है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के काम पर प्रैक्टिकल इंपैक्ट पड़ेगा और सिविक स्पेस पर सवाल उठेगा। इसी डिसएग्रीमेंट ने FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 को पार्लियामेंट का सबसे चर्चित बिल में से एक बना दिया है।
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका ग्राउंड लेवल इंपैक्ट भारत के एनजीओस, फॉरेन डोनर्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल परसेप्शन पर क्या होगा। तो सबसे पहले इंपैक्ट एनजीओस और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पर देखने को मिल सकता है। भारत में हजारों ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजास्टर रिलीफ, ट्राइबल डेवलपमेंट और रूरल वेलफेयर जैसे सेक्टर्स में काम करती हैं। इनमें से कई ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल स्कूल्स चलाने, हॉस्पिटल्स बनाने, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मेडिकल कैंप्स और इमरजेंसी रिलीफ के लिए करती हैं। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्ट्रिक्ट होता है तो नेचुरली कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगे। बड़ी और प्रोफेशनल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन शायद इस नए लीगल फ्रेमवर्क को आसानी से अडॉप्ट कर लेंगी, लेकिन छोटी ग्रासरूट एनजीओस के लिए डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट और लीगल कॉम्प्लायंस का एडिशनल बर्डन एक चैलेंज बन सकता है। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है और लॉ का पालन कर रही है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर क्रिटिक्स का मानना है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमेशा से थ्योरी से अलग होता है और इसी वजह से कॉम्प्लायंस का प्रेशर जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। इन दोनों व्यू पॉइंट्स का असेसमेंट इंप्लीमेंटेशन के बाद ही किया जा सकेगा। इस बिल का दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट फॉरेन डोनर्स पर भी पड़ सकता है। इंटरनेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट एजेंसीज किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट या ग्रांट देने से पहले रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को भी इंपॉर्टेंस देती हैं। अगर लीगल फ्रेमवर्क बदलता है तो डोनर्स अपने ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को और मजबूत करते हैं, लीगल एडवाइजर्स की मदद लेते हैं और फंडिंग एग्रीमेंट्स को नए रूल्स के हिसाब से अपडेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगी, लेकिन फंडिंग अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग की प्रोसेस और डिटेल्ड हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकता है, जबकि कुछ अन्य एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे एक्सेसिव कॉम्प्लायंस से कुछ डोनर्स अल्टरनेटिव कंट्रीज या डिफरेंट फंडिंग मॉडल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बात का कोई प्रीडिटरमाइंड आंसर नहीं है और इसका एक्चुअल इफेक्ट इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी क्लैरिटी पर डिपेंड करेगा। इस डिबेट का तीसरा पहलू है भारत की सोवेरेनिटी और सिविल सोसाइटी के बीच बैलेंस का है। हर सोवियन नेशन को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होता है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे गवर्नमेंट कहती है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक रेगुलेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन मनी का मिसयूज किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कंसर्न हो सकता है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मानी जाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमन राइट जैसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम करती हैं और कई बार पॉलिसी एडवोकेसी भी करती हैं। इसीलिए क्रिटिक्स का मानना है कि रेगुलेशंस और ऑटोनॉमी के बीच एक जैसा बैलेंस होना चाहिए, जहां अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे और जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग भी अननेसेसरी डिफिकल्ट ना हो। असल पॉलिसी चैलेंजेस इसी बैलेंस को अचीव करना है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बिल को क्लोजली देखा जा रहा है। भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है और ग्लोबल डेवलपमेंट इकोसिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसी वजह से जब भारत अपने फॉरेन फंडिंग फ्रेमवर्क में बड़े चेंजेस करता है तो नेचुरली इंटरनेशनल मीडिया, पॉलिसी थिंक टैंक्स और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस उसका एनालिसिस करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बिल को लेकर कंसर्न्स एक्सप्रेस किया है, जबकि गवर्नमेंट ने बार बार ये स्टैंड लिया है कि फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन किसी भी सोवेरियन डेमोक्रेसी का लेजिटिमेट पॉलिसी डिसीजन है और भारत भी वही कर रहा है जो अन्य जो कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर करती हैं। इस डिबेट को देखते वक्त एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी, एनजीओ पॉलिसी और डोमेस्टिक लॉ मेकिंग अलग अलग डायमेंशन होते हैं। इसीलिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लॉ मेकर्स की क्रिटिसिज्म को पूरे देश की ऑफिशियल पोजीशन माना नहीं जा सकता और इसी तरह गवर्नमेंट के हर जस्टिफिकेशन को बिना स्क्रूटनी के एक्सेप्ट करना भी डेमोक्रेटिक डिस्कशन का हिस्सा नहीं होगा। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ इसी बात में होती है कि पॉलिसी डिसीजंस पार्लियामेंट, पब्लिक डिबेट और जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से इवॉल्व होते हैं। अब पार्लियामेंट के सामने कई पॉसिबिलिटीज हैं। बिल अपने करंट फॉर्म में पास हो सकता है, पार्लियामेंट्री डिस्कशन के बाद कुछ क्लॉजेस मॉडिफाई किए जा सकते हैं या स्टेक होल्डर्स के सजेशंस के आधार पर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। फाइनल लॉ जो भी होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इंप्लीमेंटेशन होगा। अगर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस के साथ ट्रांसपेरेंसी बनती है, मिसयूज कम होता है और जेन्युइन चैरिटेबल वर्क बिना अननेसेसरी हर्डल्स के कंटिन्यू रहता है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सफल माना जाएगा।
लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन के दौरान एक्सेसिव कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं तो फ्यूचर में पार्लियामेंट या कोर्ट के माध्यम से पॉलिसी में और चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए एफसीआरए की कहानी किसी एक बिल या एक गवर्नमेंट की कहानी नहीं है, ये भारत की इवॉल्विंग डेमोक्रेसी की कहानी है, जहां नेशनल सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फॉरेन फंडिंग, डेवलपमेंट और सिविल सोसाइटी की इंडिपेंडेंस जैसे कई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एक साथ बैलेंस किए जा रहे हैं। 1976 में शुरू हुआ यह सफर 2010 और 2020 के रिफॉर्म से गुजरता हुआ आज 2026 के अमेंडमेंट बिल तक पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि पार्लियामेंट का फाइनल डिसीजन क्या होता है और इंप्लीमेंटेशन के बाद इसका भारत के डेवलपमेंट सेक्टर्स, एनजीओज, फॉरेन डोनर्स और गवर्नमेंट्स फ्रेमवर्क पर क्या लॉन्ग टर्म असर पड़ता है। यही वजह है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 सिर्फ एक लीगल अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि भारत की पॉलिसी फ्रेमवर्क और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फ्यूचर को लेकर चल रही एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट का हिस्सा बन चुका है।